नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और बहुत बच्चों की डिमांड थी कि भैया वन शॉर्ट वीडियो लाइए क्लास 12th बायोलॉजी के। तो ये है आपका जैव प्रक्रम, इसका वन शॉर्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का फुल चैप्टर, जितना भी चैप्टर है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे भी मैं आपको बताता चलूँगा कि देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाली है, क्योंकि मैं एक वादा करता हूं आपसे कि इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे YouTube पर आपको लेक्चर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आए हो तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाओ, फिर लास्ट में देखना फील आएगा, मजा आएगा कि यार आज तो हमने कुछ पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम 10th बायोलॉजी। तो अभी तक भैया देखो, जितने भी लोग आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं लाइफ क्या होती है, जीवन क्या होता है। लाइफ, क्या होता है जीवन? देखो, जीवन वो होता है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है। जीवन क्या होता है? जीवन का शाब्दिक अर्थ वो होता है ना, जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है, वही जीवन होता है। सजीव और निर्जीव दोनों को अलग कर देता है, वो जीवन होता है ना। सजीव यानी कि लिविंग और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। तो अब हम देखते हैं कि जीवन तो देख लिए, देखते हैं सजीव क्या होता है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई भी जल्दीबाजी की दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी करने का वो नहीं है, ठीक है। आराम आराम पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। सजीव क्या होता है? जिसमें वृद्धि, जनन, श्वसन और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है, और उसमें लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, उसे हम सजीव कहते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें वृद्धि, जनन और श्वसन और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, ठीक है, और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन तथा ऊर्जा का ह्रास होता रहता है जिसमें, तो वो कहलाता है, वो सजीव है, वो लिविंग है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आता है वृद्धि, ग्रोथ हो रही हो। जैसे आप देखे होंगे कि आप बचपन में इतने छोटे से थे, इतने 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 आज की डेट में बड़े से हो गए। मैं भी बचपन में छोटा था, देखते 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 मैं बड़ा हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है? जनन। अभी कुछ दिन बाद, 5 साल 10 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, आप बच्चे पैदा कर दोगे, जनन कर लोगे, ठीक है। फिर उनका नाम रखाओगे, गुड्डू, बबलू, है ना, टिंकू, रिंकू, पिंकू, है ना, गोलू, ऐसा करके नाम रखाओगे आप। फिर श्वसन आपके अंदर हो ही रहा है, रेस्पिरेशन। जब ये श्वसन की क्रिया हो रही है तब हमें पता है हमें ऊर्जा बन रही है, ठीक है। श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है। उससे हमें ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम यहां वहां करते हैं, कर ही रहे हैं। देखो मेरे अंदर ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, तभी मैं यहां पे आकर के पढ़ा पा रहा हूं, तभी मेरा ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ठीक है, मतलब कम हो रही ऊर्जा। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन। अब देखो बाहर ठंडी है ना, ठंडी, तो मैंने ऐसे इसको पहन लिया, ठीक है। अभी अगर गर्मी होती ना तो मैं अपनी एक छोट पतली सी टी शर्ट यहां तक की पहनता, फिर आता इसे पे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे पढ़ाने लगता। तो पर्यावरण के प्रति अनुकूलन भी सजीवों में होता है। नहीं, आज सोचो ये हमारा जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा ठंडी में भी वैसे लगा था, गर्मी में भी वैसे लगा था, बरसात में भी वैसे लगा था, हर सीजन में ये वैसे का वैसे था, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है।
तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि ये पर्यावरण के प्रति अनुकूल नहीं है, लेकिन हम लोग अनुकूल हैं। बरसात आई तो दूसरे कपड़े, ठंडी आई तो दूसरे कपड़े, गर्मी आई तो कपड़े न बदल दिए, ऐसे करते रहते हैं। तो हमें पता चल गया कि भैया हम सजीव हैं, ये कैमरा निर्जीव है। ठीक है, निर्जीव देखते हैं क्या होता है। सजीव के एग्जाम्पल जैसे कुत्ता है ना, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी सजीव के एग्जाम्पल हुए। निर्जीव क्या होते हैं कि जिसमें वृद्धि, जनन आदि चीजें ना हो। ठीक है, बस इसमें दो ही चीज लिख दो कि जिसमें, इसका उल्टा कर दो, या तो जिसमें वृद्धि, जनन, श्वसन और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन तथा ऊर्जा का ह्रास आदि चीजें ना हो तो वह निर्जीव कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गई, है ना, लकड़ी, प्लास्टिक, घर, ठीक है, मेज, बैटरी, पेंसिल। निर्जीव कितनी चीजें हैं बताओ, बहुत ढेर सारी चीजें हैं ना। नॉन लिविंग, सजीव लिविंग एंड और निर्जीव नॉन लिविंग, है ना, कितनी ढेर सारी चीजें निर्जीव हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी निर्जीव चीज का नाम बताओ, कोई ऐसी, आप लोग बताओ, कोई ऐसी निर्जीव चीज का नाम बताओ जिसके पहले मैंने आज तक कभी ना सुना हो। बताइए, क्या कोई बता सकता है कोई ऐसी निर्जीव चीज का नाम जो मैंने आज तक इसके पहले सुना ही ना हो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोगों में से बताइए कोई ऐसी निर्जीव चीज का नाम हो जो मैं नहीं सुना हूं। ठीक है, देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। इंग्लिश में देखो, जैव प्रक्रम को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीवों में वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का विकास होता है। ठीक है, जीवों में वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, विकास होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। कंफर्म है? आगे चलें। शरीर का विकास कैसे हो रहा है? जैसे पोषण हो रहा है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, है ना, पोषण ले रहे हो, फिर आप श्वसन कर रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, फिर आप पाचन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसका पाचन कर रहे हो, फिर आप परिसंचरण कर रहे हो। ठीक है, आपके शरीर में यहां से वहां चीजें दौड़ रही हो रक्त के माध्यम से, फिर आप अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहे हो, उत्सर्जन कर रहे हो। तो इसी से जीव का विकास होता है। पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, लिखते चलो इसको, पाचन, डाइजेशन, पूरा पाचन तंत्र पढ़ते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, परिसंचरण, सर्कुलेशन और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। इसको देखो, न्यूट्रिशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, श्वसन की चीजों को पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के अंदर, और पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। अब भैया परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर शरीर से चीजें बाहर निकलती, जैसे मूत्र का बाहर निकलना, मल मूत्र का त्याग करना, ये सब आता है किसके अंदर? उत्सर्जन के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर। शरीर से खराब पदार्थ को क्या करते? बॉडी से एक्सक्रीट करते, बाहर निकालते हैं। पोषण देख लेते क्या होता है। देखो, सभी जीवों को जीवन जीने के लिए, ठीक है, सभी जीवों के लिए मस्ट यानी कि नीड है उसको किसकी? ऊर्जा की, एनर्जी की। तो जैव क्रियाओं को चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी जैव की क्रियाएं होंगी, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, इन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। जैव क्रिया किसके द्वारा चलेगी? ऊर्जा के द्वारा। और ऊर्जा किससे मिलेगा? तो ऊर्जा मिलेगा पोषण के द्वारा। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये पोषण क्या होता है। तो देखो, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है।
क्या करता है? वह जीव जिसके द्वारा जीव, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। ठीक है, उसका ऊर्जा के लिए उपयोग करता है, उससे ऊर्जा का निर्माण करता है, पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण एंड सेकेंड इज परपोषण। ठीक है, स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड परपोषण को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बस। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो जो स्वपोषण होता है वो क्या करता है। ठीक है, और जो देखो जो स्वपोषण होता है उसको ये तो बोलते ही हैं, जो परपोषण होता है उसको विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक को। देखो स्वपोषण वो होता है कि जिसमें पौधे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। पोषण मतलब पोषण को प्राप्त कर लेना। ऐसे जीव जो खुद से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को खाना के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो वो सभी स्वपोषी पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे ये भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। ठीक है, भोजन बनाने की इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि इन्हें भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तो इनसे ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा तो ये अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, जनन कर पाएंगे। तो यहां पे देखा गया कि यह दो प्रकार से होती है, प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रकाशी स्वपोषी, एक होता है रसायन स्वपोषी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से होती है, और ये जो स्वपोषी पौधे होते हैं, स्वपोषी पोषण जिनके अंदर होता है वो दो चीजें होती है, एक होता है प्रकाश स्वपोषी, है ना, प्रकाशी स्वपोषी, और दूसरा होता है रासायनिक स्वपोषी। जब प्रकाश से इनको खाना बन रहा हो, ठीक है, लाइट आ रही हो, खाना बन रहा हो, तो ये प्रकाशी स्वपोषी पोषण होता है। और जब किसी रसायन के द्वारा, किसी केमिकल्स के द्वारा इनको खाना बनाया जा रहा हो, कोई केमिकल्स इनको दिया जा रहा हो और उसी केमिकल से खाना बना लेते हो, तो ये क्या हुआ? ये रसायन स्वपोषी हुआ। ठीक है, परपोषी क्या होते हैं? अब नाम ही से भैया क्लियर है, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। ठीक है, भोजन के लिए किस पे निर्भर? दूसरों पर निर्भर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम, मतलब हम सभी लोग, हमारी पूरी कम्युनिटी इसका एग्जाम्पल है पर पोषण का। हम अपने से भोजन बना ही नहीं पाते हैं। अब बड़े प्यार से जब किचन से बाहर निकलते तो बोलते हैं भाई देखो हम खाना बनाए, तुम खाना कुछ नहीं बनाए, तुम सिर्फ उसको गर्म कर दिए हो, पका दिए हो, बस। खाना बनाने की क्रिया तो स्वपोषी लोग कर दिए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, जिसको हमने बोला स्वपोषी पोषण, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव बोलते हैं। जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव होते हैं उनको परपोषी जीव बोलते हैं। ठीक है, तो परपोषी क्या होता है? यह अपना भोजन पहले तो स्वयं नहीं बनाता है, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, परपोषी कहलाता है। जैसे मनुष्य, मेढक, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस आदि। ठीक है, परपोषी पोषण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। पहला परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण।
देखो समझना यहीं पर, ठीक है। परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो किसी, देखो परजीवी इस पोषण में जीव पूर्ण परजीवी होता है जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर में रह करके उसको बिना नुकसान पहुंचाए प्राप्त करता है। जैसे हमारे शरीर में जू रहता है और हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में फीता क्रम वगैरह, स्पाइरोगाइरा वगैरह कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं, तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनका भी फायदा होता रहता है। वो लोग भी अपना खाना पीना खाते रहते हैं हमसे। जब बिना नुकसान लिए हुए जीव किसी जीव के शरीर में रह रहा हो, उससे अपना पोषण प्रदान कर रहा हो, तो ऐसे पोषण को बोलते हैं, ये परपोषी पोषण होता है। क्या होता है? परपोषी पोषण। जैसे जू, फीताकृमि, कुस्कुटा आदि। और कोई ऐसा जीव आया जो हमें नुकसान पहुंचाने लगा, तो वो परपोषी पोषण के अंदर नहीं आएगा, परजीवी पोषण के अंदर नहीं आएगा, है ना। और ऐसे जीव जो परजीवी, मतलब किसी जीव के शरीर में रह करके पोषण प्रदान करते हैं, उन जीवों को परजीवी जीव बोलते हैं। और ऐसे होने वाले पोषण को, ऐसे होने वाले विकास को परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे जू, फीताकृमि, ठीक है। अब देखो मृतजीवी पोषण क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, सबसे आसान है, दुनिया का सबसे आसान चीज है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी मतलब कोई जीव था, वो मर गया, ठीक है। अब मरे हुए जीव का आप देखते हैं, जो जीव मर जाता है आप उसे फेंक आते हैं, ठीक है। अब फेंकने के बाद उसे कुछ दिन बाद देखते हो नष्ट होता रहता है, नष्ट होता रहता है। तो कोई ऐसे जीव प्रकृति में हैं जिनको हम प्राकृतिक सफाई कर्मी बोलते हैं, ठीक है। वो जीव क्या करते हैं? मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण लेते हैं। किससे? मृत जीव, जो जीव मर जाते हैं उन्हीं के शरीर से वो अपना पोषण लेते हैं, वो होता है मृत जीवी पोषण, ठीक है। जैसे कवक, फफूंद, है ना, कवक हो गया, कवक, फफूंद, बैक्टीरिया, जीवाणु आदि, ये सभी होते हैं मृतजीवी पोषण। और प्राणी संपोषण क्या होता है कि इसमें जीव भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन करता है, ठीक है। प्राणी संपोषण मतलब जो प्राणियों के अंदर, जो हमारे और आपके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, वो सभी आएंगी प्राणी संपोषण विधि के अंदर, प्राणी संपोषण के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्राणी संपोषण में लिख लो कि इसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है, फिर भोजन का पाचन करता है, भोजन का अवशोषण करता है और बाद में उसी भोजन को शरीर के बाहर निकाल देता है। ये सभी प्राणी संपोषण विधि के अंदर आती हैं। उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सभी आते हैं प्राणी संपोषण विधि के अंदर, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं, हमने देखा पौधे तो अपना खाना बनाएं, ठीक है, कैसे बना लिए। प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, देख लो, इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, पौधे अपना, अभी तक हम लोग देख रहे थे पौधे अपना खाना बना रहे थे, है ना। हमने देखा यहाँ पे जो स्वपोषी पोषण होता है, हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं इस चीज को हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि फोटोसिंथेसिस आज के बाद तुम जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है, कभी ना भुला पाओगे। यार इतना अच्छा लिखा था, मिटाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा नहीं मिटाते हैं, लेकिन क्या करें भैया, मिटाना तो पड़ेगा ही, है ना। क्या करें, मिटाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं मिटाएंगे दिक्कत हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे में ये हुई एक पत्ती, पत्ती में जो हरा भाग होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है?
क्लोरोफिल। उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? तो वो पौधे के हरे भाग में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में होती है। सेकंड पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का उपस्थिति अनिवार्य है और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम नहीं समझ सकते, नहीं हो ही नहीं सकती। सनलाइट से ही ये क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, वायुमंडल से इस पौधे ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लिया? वायुमंडल से इस पौधे ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कितने डिब्बा? 6 डिब्बा इसने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये जड़ से बोला कि भाई पानी पहुंचा दो किचन में, किचन मतलब पत्ती में। कितने डिब्बा? 12 डिब्बा H2O। 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड और 12 डिब्बा H2O इसने ले लिया। ठीक है, जब 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड और 12 डिब्बा H2O इसको मिला, तब खाना चुपचाप पड़ा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, चुपचाप पड़ा था। रात में सारी चीजें हो गई, पड़ा था। फिर सुबह प्रकाश आया तो इसमें पौधे के उसमें क्लोरोफिल है ही है। क्लोरोफिल बोलते, क्लोरोफिल मतलब किचन। कहां से क्लोरोफिल, कहां से किचन, है ना, किचन। तो उसी किचन में जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे क्या आया? सूर्य का प्रकाश आया। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने का सामान सबसे पहले रख लेते हैं ला करके, फिर गैस जलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गैस आज जला दिए, खाने का सामान ढूंढ रहे हैं, पता लगे बाजार चले गए, गैस यहाँ पर जल ही रही है ना। ऐसा तो हम करते नहीं। कैसे करते हैं? फिर हम सब खाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जलाते हैं, फिर पकाते हैं। तो इसी तरह पौधे भी 6 डिब्बा ये क्या इकट्ठा कर लिया? ये कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर लिया और ये वाटर इकट्ठा कर लिया। अब जो बनने वाला है, अब वो पौधे का भोजन बनेगा। तो भैया रात में जो चीजें क्रियाएं चल रही थी वो चल गई। सुबह जो बना, सबसे पहला बना C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये O2 यानी कि ये देखो, ये क्या बना? ये ग्लूकोज बना। ठीक है, ये क्या बना? ये ऑक्सीजन बना। ये क्या बना? तो ये वाटर बना। ठीक है, ये क्या बना? ग्लूकोज बन गया। अब पौधे इसी ग्लूकोज का उपयोग करके अपने वृद्धि, जनन, ठीक है, पर्यावरण के प्रति अनुकूल, ये सारी चीजें होते रहते हैं इसी ग्लूकोज से। और इस यही ग्लूकोज जब हमें मिलती है तो हमको एनर्जी मिलती है, फिर हम लोग ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं, नाचते भी हैं, स्विमिंग करते हैं, बाइक दौड़ाते हैं, घूमने जाते हैं, गार्डन में बैठे रहते हैं। मतलब साथ में बैठते हैं ना गार्डन में, अकेले तो बैठोगे नहीं। तो ये भैया होता है ऐसे। ठीक है, और किसी भी प्रकार नहीं होता है। मेन फोटोसिंथेसिस में यही रिएक्शन याद करनी होती है, और जिसको ये रिएक्शन याद हो गई समझ लो वो एग्जाम में पास हो ही गया। अब बहुत अच्छे से पास हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत अच्छे मतलब एकदम अच्छे, टॉप जानते हो ना, टॉप जो पूरा स्टेट टॉप कर देते हैं, उसमें उसके अंदर तुम आ जाओगे। ठीक भैया, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की यही क्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मापोषी क्रिया है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मापोषी क्रिया है। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़े होगे रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, उसमें ये बताया गया है ऊष्मा शोषी क्या होता है, जो ऊष्मा का शोषण करता है, और शोषण करते क्या करता है, जो ऊष्मा पोषी क्रियाएं होती है ये क्या होती है, वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थित क्रिया क्या होती है। अब इसी को देख करके आप डिफिनीशन बना सकते हो, और डिफिनीशन आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज की भी बना सकते हो। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में होती है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना अत्यंत आवश्यक रहता है। बिना सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऊष्मापोषी क्रिया है जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब रिएक्शन में क्या लिखोगे कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और फिर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। ये होती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फिर नीचे आप इस रिएक्शन को लिख दोगे, समझा दोगे, एग्जामिनर देखेगा ऐसे, ओ भाई इतना सही लिखा है, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 100 नंबर दे देगा। लो ऐसे मजे तो मिल जाए, ऐसे करके इसे दे दो तुम लोग को, टॉप हो जाओ, टॉपर बना दो, है ना। टॉपर बनाऊंगा तो मेरा भी तुम लोग प्रचार करोगे, भैया अरे तो बायो अमन से पढ़ के आए तो पूरा याद था हमको, है ना। चलो ठीक है, सब लोग टॉपर बनोगे, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। टॉपर ऑपर तो हम बना ही देंगे, अच्छे से पढ़ते रहो बन ही जाओगे। देखो ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, मिटा दे इसको, देख लो। लिखना चाहो तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ये मैं आपके साइड हट गया। चलो देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, एक चीज, हाँ एक चीज और देख लो। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा हमको मिलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या मिलती है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है, रसायन ऊर्जा में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ही ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। अब बोलोगे भैया ये जो पौधे के अंदर जो ऑक्सीजन बाहर से चली गई अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस पत्ती से बाहर निकल गई, कैसे निकली, कोई छेद तो हमें दिखता नहीं, पत्ती बिल्कुल छोटी छोटी होती है। तो देखो पत्तियों के बीच में एक ऐसा भाग होता है ना, इस भाग को बोलते हैं रंध्र, इसको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान ये सारी चीजें होती हैं, किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से पसीना कैसे निकलने लगता है, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, है ना। बताइए, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि हमारे शरीर में छेद भी हैं छोटे छोटे। लेकिन जब गर्मी के दिनों में देखते हो पसीना भाग भाग निकलता रहता है, पता लगे 5 बाल्टी पसीना निकल गया, ठीक है। तो जो पत्ती होती है, पत्ती के निचले सतह पर ये छिद्र होते हैं जिनको स्टोमाटा बोलते हैं। इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। स्टोमाटा से क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसी रंध्र के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगती है भैया, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि, मिटा दो इसको, देखो अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है अमीबा में पोषण, है ना, कि आखिरकार अमीबा भोजन कैसे ले लेता है, उसको खाना ना कैसे मिल जाता है। कुछ ना कुछ तो गेम खेलता होगा अमीबा, तभी मिलता है, तो वही देखने वाले हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण, मैं आपको बता देता हूं कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा के अंदर
कूटपाद होते हैं और इसी कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना पोषण प्रदान करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए, बहुकोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, देखो ये क्वेश्चन है कि दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए, तो दो एक कोशिकीय जीव, एक अमीबा हुआ, दूसरा पैरामीशियम लिख दो, ठीक है। इसको भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा में मुंह तो होता नहीं है ना, तो भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद होते हैं, ठीक है। उसी कूटपाद के द्वारा ये अमीबा भोजन को पकड़ लेता है। कैसे? तो देखो सबसे पहले देखते हैं, ये अमीबा है, ठीक है। हमने देखा अमीबा का ये केंद्रक है, क्या है? केंद्रक है। अमीबा की संरचना कोई निश्चित तो रहती नहीं है ना, और इसी कूटपाद को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। यहां पे भोजन मिला तो ये अमीबा की जो दीवार है वो ऐसे बनने लगी, ये देखो ऐसे बनी फर्स्ट स्टेज में। यहां पे क्या था? ये खाद्य कण है ना, भोजन का एक छोटा सा कण है, तो दीवार ऐसे बनी। फिर क्या हुआ? फिर अमीबा ऐसे किया, ये कर लिया, ये केंद्रक है, ये खाद्य कण को अंदर कर लिया। क्या कर लिया? तो ये खाद्य कण को अंदर कर लिया। केंद्रक तो यहां पे है, ठीक है। जब खाद्य कण को अंदर किया तो ये खाद्य रिक्तिका अंदर है ना, एक खाद्य रिक्तिका मतलब खाद्य कण अंदर पहुंचा, फिर इसका ये अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषण। फिर इसके बाद बस फिर ये उसको बाहर निकाल देता है शरीर से, उसका जो अवशोषित भाग होता है स्यूडोपोडिया के प्रति बाहर निकाल देता है। इसी तरह अमीबा में पोषण हो जाता है। अमीबा ऐसे खाने पकड़ता रहता है ना, कीचड़ वीचड़ में तो ये पाया जाता है। जब इसको कभी खाना वाना मिलता है ऐसे पकड़ लेता है, खा लेता है, खुश हो जाता है, अब मस्त रहता है अपने में। अब मस्त न रहे तो करे क्या, है ना। तो अमीबा में पोषण, देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, शायद मैं एक बुक जब पढ़ रहा था तो वहां पे मैंने देखा। देखो पोषण अभी हम लोगों ने देखा है, पोषण का उल्टा होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब जिसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है वो कुपोषित हो जाता है, ठीक है। कुपोषण मतलब जिसका पोषण ठीक तरीके से ना हो पाना, उसके शरीर की वृद्धि रुक जाना, ये सारी चीजें रुक जाती हैं, उसको ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सभी होता है किसके द्वारा? कुपोषण के द्वारा, ठीक है। ये है पोषण अमीबा में। चलो अब इसमें पोषण देख लिए हैं, अब देखते हैं मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण किस विधि के द्वारा होता है? तो प्राणी संभोज विधि के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो मनुष्य में पोषण प्राणी संभोज विधि के द्वारा होता है, जिनकी निम्न प्रक्रियाएं हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। अगर बोला आपसे क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताइए मनुष्य में जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो गोल मटोल भैया आप यही बताएंगे कि प्राणी संभोज विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्राणी संभोज विधि के द्वारा। विधि का विधान है, बोलते हैं ना कि ये विधि का विधान है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम। क्लास 10 साइंस के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर ढेर सारे वीडियोज हैं, जाइए देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए।
ये एक्टिव है। या ऑल राइट। तो अब देखते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य में पोषण 5 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा पचे हुए भोजन का अवशोषण, चौथा उसका स्वांगीकरण कोशिकाओं में पहुंचना, और पांचवा बहिक्षेपण, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। जो भी खराब पदार्थ निकला, उत्सर्जी मटेरियल निकला, उसको शरीर से बाहर निकाल देना। तो देखते हैं कि जो अंतर्ग्रहण था, जो इगेशन था, मतलब भोजन को मुंह में लेना, इगेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इंगेशन। जो भोजन को हम मुंह में लेते हैं अंतर्ग्रहण होता है। सेकंड पाचन, मुंह में लिया गया भोजन अब उसका पाचन होगा। ठीक है, क्या होगा? उसका पाचन होगा। उससे जो पोषक तत्व होंगे उसको निकाला जाएगा, उस क्रिया को बोलते हैं पाचन। पाचन के बाद जो पोषक तत्व निकले हैं बनकर, उसका अवशोषण होगा। क्या होगा? उसका अवशोषण होगा। फिर उसके बाद उसका स्वांगीकरण होगा, एसिमिलेशन होगा। स्वांगीकरण मतलब अवशोषण, जो हमें पोषक तत्व मिले हैं वो पोषक तत्व कोशिका के अंदर पहुंचेंगे, कोशिका द्रव्य में, फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त होगी, वो स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, अवशोषण करके कहीं ना कहीं तो ले जाओगे, कोशिका में ले जाओगे। कोशिका में कहाँ फेंकोगे? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है वहां पे। इसके बाद उसका बहिक्षेपण होगा, एगेशन होगा। बहिक्षेपण मतलब उत्सर्जन होगा, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। जैसे मल जो होता है वो एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जब हम भोजन ले रहे हैं, है ना, इंगेशन कर रहे हैं, तो भोजन कहाँ से ले रहे हैं? भोजन हम मुंह से ले रहे हैं। कहाँ से? तो भोजन हम मुंह से ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भोजन जब मुंह में लिए तो भोजन में मुंह में हम भोजन को चबाएं, फिर चबाए हुए भोजन को हम निगल लिए। ठीक है, भोजन को मुंह में लिए, चबाए, चबा के भोजन को निगले, फिर उस निगले हुए भोजन का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। ठीक है, फिर भोजन, पाचित भोजन को बाहर निकालना तथा प्रक्रियाएं पाचक तंत्र के द्वारा होती हैं। तो ये सभी जो क्रिया होती है यहां से यहां तक, ये मनुष्य के कहां पर होती है? एलिमेंट्री कैनाल में होती है, आहार नाल में होती है। और ये आहार नाल 10 से 18 मीटर लंबा होता है। 10 से 18 मीटर, आप अंदाजा कर लो कितना लंबा होता है। 10 से 18 मीटर लंबा होता है। और ये आहार नाल जो होता है, ठीक है, जब भोजन का इगेशन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले मुख गुहा से शुरू होता है और शरीर से जहां पर ये बाहर निकल जाता है वो क्या होता है? वो आपका हो गया कि एनस, गुदा द्वार, वहां शरीर से बाहर निकलता है। तो यहां से शुरू होता है, गुदा द्वार तक पूरा आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को मुख गुहा में लेना। किसमें? तो भोजन को मुख गुहा में लेना क्या कहलाता है? तो ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, पाचन, हमने देखा कि मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है और इसका जो आहार नाल होता है वो कई भागों में बटा होता है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, मुख गुहा, इसके बाद सीधे करो ग्रासनाल, है ना, ग्रासनाल, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र के भाग होते हैं। मुख गुहा में क्या होता है? भोजन का प्रारंभिक पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। कहां पे? मुख गुहा में। मुख गुहा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाइलिन जो स्टार्च होती है, मंड होती है, उसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो पाचन की क्रिया कहां पर शुरू हुई? मुख गुहा से ही।
हम रोटी को चबाते हैं, जब रोटी मीठी लगने लगती है तो समझ जाते हैं कि भैया वो शुगर में बदल गई है। कौन से शुगर में? माल्टोज शुगर में। कौन बदल दिया? मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं, क्या है मुख गुहा के अंदर? लार ग्रंथि हैं। उन्हीं लार ग्रंथि से स्रावित हुआ ये टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। किसमें बदल दिया? मंड को माल्टोज शर्करा में इसने बदल दिया। ठीक है, अब देखते हैं लार में थायोसाइनेट पाया जाता है। एक चीज और याद रखना, लार ग्रंथि में क्या होता है? थायोसाइनेट। ठीक है, कीटनाशक होता है, जीवाणु को मारता है। जो भोजन में बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं उसको ये मार देता है, उसको ये किल कर देता है। कौन? थायोसाइनेट। तो भोजन में कोई खराब चीजें अगर तुमने खा भी लिया तो पहले तो थायोसाइनेट मार देगा। अगर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हुए थायोसाइनेट से लड़ गए, बोले भाई हट हम ना मार पाओ तो के, तो थायोसाइनेट डर के चुपचाप भाग गया। लेकिन वो बैक्टीरिया फिर ग्रास नाल में कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल में एक गति होती है, उस गति को बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट, क्रमा कुंचन गति। ठीक है, उस गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। इसलिए हम लेटे हुए होते हैं और कुछ भी खा लेते हैं तो भोजन सीधे यहाँ पहुंचा होता है। हम ऐसे उल्टा लेटे हैं, कुछ खा रहे हैं तो भोजन सीधे पहुंच गया। अगर हमने उसको निगला लीला तो सीधे वो पहुंच गया। यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, कंठ होता है, स्वर यंत्र होता है, जहां से ग्रसनी के ठीक पीछे श्वास नाल और ग्रास नाल, एक देखो श्वास नली है। जब हम खाना खाते हैं, एक चीज देखो, जैसे ये मुख गुहा है समझ लेते हैं, ठीक है, ये श्वास नली है। तो ये नली देखो, ये यहाँ पे मिली, ये मुख गुहा वाली, ये श्वास नाल वाली, ये श्वास नाल ये चला गया, अब मुख गुहा वाली ये चली गई, ग्रास नाल ये आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी है? देखो ये ग्रास नाल है। ये कौन सी है भैया? तो ये है श्वास नाल। बिल्कुल सिंपल समझना। देखो यहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस, ये देखो इसी भाग पे, बिल्कुल अच्छा डायग्राम बन गया, अच्छे से देख लो। ये देखो यहाँ पे छूटा हुआ है, इस जगह से यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नाम का एक ढक्कन होता है जो क्या करता है, तो ये जब भोजन ग्रास नाल में जा रहा होता है उस समय हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो एपिग्लॉटिस ऐसे जाता है, सांस नाल को बंद कर देता है, खाना सीधे ग्रास नाल में चला जाता है। ग्रास नाल में क्रमाकुंचन की गति होती है। भोजन पहुंचता है आमाशय में। ठीक है, आमाशय में जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्रावित होता है, इसमें HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये पेट में जो भोजन गया पहले तो वो अम्लीय हो गया। क्या हो गया? अम्लीय हो गया। इसके बाद इसमें जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्रावित हुआ। ठीक है, ये जठर रस क्या करता है? यहां पे देखो, यहां पे जब ये पेट में देखो जाएगा तो यहां पे कार्डियक इंस्फिंक्टर रहता है। ये देखो यहां पे होता है कार्डियक इंस्फिंक्टर, तो उसी कार्डियक इंस्फिंक्टर के द्वारा इसमें ये चला जाता है भोजन। इसमें गया तो इसमें जो आमाशय की कोशिकाएं हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो वही गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का श्रावण करती हैं। ठीक है, आमाशय का काम क्या होता है? भोजन को संग्रह कर लेना, भोजन को इकट्ठा कर लेना। आमाशय किधर पाया गया? इस साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पाया गया, डायाफ्राम के जस्ट नीचे आमाशय पाया गया। भोजन को ये इकट्ठा कर लेती हैं, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती हैं। इसमें HCl स्रावित होता है जो जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, यहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हो, मतलब कम पाचन होता है, संपूर्ण पाचन नहीं, कम पाचन। किसका? कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है? वो है ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो यहाँ पर आंशिक पाचन होता है। एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो औषधियाँ होती, जो मेडिसिन होती हैं, वो सब आमाशय में ही उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, तो आमाशय में ही पाचन होता है। किसका? मेडिसिन का। आमाशय में हम बोल सकते हैं भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, यहां पे एक चीज मुझे और बताना होगा आपको कि आमाशय में जो जठर रस होता है वहां पे पेप्सिन एंजाइम निकलता है। कौन सा? पेप्सिन। और ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है।
और ये प्रोटीन का पाचन करके प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, फिर हमारी कोशिकाएं अमीनो एसिड को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, आंशिक पाचन होता है प्रोटीन का। और ये अम्लीय माध्यम भी प्रदान हो गया। जब ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान हुआ तो ये भोजन पहुंचा कहाँ पर भैया, ये पहुंचा छोटी आंत में। तो अगर आमाशय की कोशिकाएं खराब क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर श्लेष्मा म्यूकस स्रावित होता रहता है, और जो HCl होता है वो म्यूकस वाली दीवार पे उसका वो असर नहीं डाल पाता है। अब भोजन अगर छोटी आंत में उसी तरह चला गया एसिडिक, कैसा एसिडिक भोजन अगर छोटी आंत में चला गया तो छोटी आंत तो जाएगी जल, है ना। देखो छोटी आंत के अंदर याद रखना, छोटी आंत के अंदर संपूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, और फिर छोटी आंत में अवशोषण होता है, कुछ अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जैसे जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बाकी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जैसे ये है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत के अंदर ये छोटी आंत देखो, है ना, इसके अंदर ऐसे करके ऐसे विलाई पाए रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। ठीक है, तो यहां पर भोजन हुआ तो यही विलाइयों के द्वारा भोजन का पाचन हुआ, तो इन्हीं के द्वारा अवशोषण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तो इन्हीं के द्वारा भोजन का अवशोषण हो रहा है, इन्हीं के द्वारा भोजन का अवशोषण। फिर यहां से भोजन कहां पहुंचा, तो यहां से भोजन भैया सीधे कोशिका में पहुंच गया। तो छोटी आंत के अंदर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, यहां पर पैनक्रियाज होता है, यहां पर पित्ताशय होता है जो भोजन को क्षारी, ये पित्त जो होता है वो क्षारी होता है, तो यहां से एसिड आया, यहां से क्षार आया, तो एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। कहां पर, ग्रहणी में, डियोडूनम में। जब ये उदासीन हो गए तो छोटी आंत में कोई खराबी नहीं आएगी, एसिडिक मीडियम से होने से कोई भी खराबी नहीं आएगी। तो अब छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, जल का अवशोषण, और बड़ी आंत में ही यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है आपका अपेंडिक्स, जिसको हो जाता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स रोग क्या होता है, अपेंडिक्स रोग में बड़ी आंत का एक भाग होता है, उस भाग को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, वो होता है भैया अपेंडिक्स। ठीक है, किसी के हुआ हो तो पूछ लेना, यहाँ पे ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद बड़ी आंत में जो एनस होता है, जो गुदाद्वार होता है, उससे जो भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए प्रोटीन, स्टार्च, स्टार्च का पाचन एमाइनेज करता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन एमाइनेज। और वसा जो खाते हैं हम लोग, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछ लेता है बताओ कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। तो ये था आपका पाचन तंत्र। बड़ी आंत के जो होता है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। कौन कौन से, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। रेक्टम मतलब गुदा, उसी से भोजन वो जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। ये था हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, तो भोजन आया, भोजन का पाचन हुआ, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण हुआ, फिर भोजन शरीर से, देखो पाचन हुआ, भोजन, भोजन का अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ, विलाई के द्वारा। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये विलाई, ऐसे करके होते हैं, इसी से अवशोषण होता है, फिर यही कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद जब ये विलाई पहुंचे, अवशोषण हुआ तो ये पहुंचे रक्त में। कहाँ पे, रक्त में, ब्लड में ये टहल रहे थे, ब्लड वेन्स में टहल रहे थे। फिर यहाँ पे जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये वेन्स हैं। ठीक है, समझो इस चीज को देखना। तो यहाँ पर जो चीजें आई हैं अब वो इसके कोशिका द्रव्य में पहुंचेंगी, किसके, इसके कोशिका द्रव्य में। जैसे ग्लूकोज वगैरह आया तो ये सब कोशिका द्रव्य में इसके पहुंचा। ठीक है, जब स्टार्च
कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो वो पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में पहुंचे जो अवशोषण पचा हुआ भोजन है, अवशोषण किया हुआ भोजन है, वो होता है एसिमिलेशन, इसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, फिर जब पचा हुआ भोजन ये आया, छोटी आंत में उत्सर्जी पदार्थ निकला जिसको शरीर से बाहर निकलना, उठेलते ठेलते उसको पहुंचा ले गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सबसे पहले आया कोलन, सीकम कोलन रेक्टम, इसमें जल का अवशोषण होने लगा, जितना भी जल है उसको अवशोषित किया जाने लगा। फिर रेक्टम से भोजन को बाहर निकाल दिया गया, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल दिया गया, जो खराब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया गया। ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में। मिटा दो इसको, देखो लिखना चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब श्वसन तंत्र के बारे में देख लेते हैं भैया, श्वसन तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि सब तंत्र मिल करके हमारे शरीर में काम करते हैं, कोई एक तंत्र पूरा कार्य नहीं कर सकता, इसलिए सारे तंत्र आपस में मिल करके काम करते रहते, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहते। क्या रहते हैं? तो एक दूसरे से ये सारे जो अंग होते हैं, सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट रहते हैं। मिट गया। श्वसन तंत्र, ये नाक है हमारी, ये फेफड़ा है, ये देखो ये नाक है जिसको बोलते हैं नोजल कैविटी। ठीक है, जो श्वसन होता है, श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है, और इसी श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वैसे श्वसन को कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा हो, ऑक्सी श्वसन, और जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है, वो है आपका अनॉक्सी श्वसन। बिल्कुल सिंपल है ना। श्वसन का मुख्य अंग होता है फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा दो होते हैं, लेफ्ट, इसको बोलते हैं लंग्स, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। यहां फेफड़ा के जस्ट नीचे होता है डायाफ्राम, इसके नीचे यहां पर होता है लीवर, यहां पर होता है आपका आमाशय। ठीक है, फेफड़ा के नीचे क्या होता है? डायाफ्राम, ये याद रखियो। ठीक है, इसे फेफड़ा को हिंदी में फुफ्फुस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस भी बोलते हैं। श्वास नाल, श्वास नाल के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये वाला भाग होता है सिंगल पाइप, ये हुआ लैरिंग्स। ठीक है, ये जो सिंगल पाइप हुआ इसको ट्रैकिया बोलते, ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नाल जो होती है, श्वास नाल को बोलते हैं ट्रैकिया। और इसी श्वास नाल में ये देखो ऐसा कुछ कपाट लगे हुए हैं। क्यों? ये कपाट इसलिए लगे होते हैं ताकि पाइप में जब हवा बाहर निकलती तो वो सुटक ना जाए, नहीं तो पाइप ऐसे सुटक गया तो हवा निकलेगी ही नहीं। क्योंकि कोई पाइप है, आप उसमें फूंक मार रहे हो, जैसे बैलून है, फूंक मारे तो फूला, फूंक घसीटे सुटक गया, तो वो ना सुटके इसके लिए इसको लगाया जाता है। ये कार्टिलेज के बने आपके वो टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज के बनते हैं ये। ठीक है, तो ये ट्रैकिया हुआ। देखो तीन चीजें याद करना है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये है ट्रैकिया, फिर इसके नीचे आओगे ये है ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर इसके आगे वाले जो भाग आएगा उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है,
ट्रैकिया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के आगे जाओगे, ये जो छोटा छोटा गोला गोला बना है इसको बोलते हैं एल्वोलाई, हिंदी में बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। इसी कूपिका के द्वारा ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। इस लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरा फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये शरीर के बाहरी रूपों से हमको बाहरी जो चीजें, जैसे यहाँ पे वैसे मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसे रियल में मार देता आदमी मर जाए। रियल में फेफड़ा को लग जाए तो खत्म उसका काम। इसलिए उसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन उसको, जैसे हार्ट, हृदय, हृदय के बाहर पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम की लेयर होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जिसको हार्ट की सुरक्षा करता है, हृदय की सुरक्षा। नहीं ऐसे मारते रहे तो थोड़ा सा ऐसे मार दो हार्ट को, हृदय को, मर गया, काम करना बंद कर दिया, हो गया, जाओ। अब जो बनाया है उसको पता था कि यार ये लोग दुष्ट हैं, ये लोग लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, इसलिए उनको पूरी सुरक्षा है ना, पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ आपके सारे अंग को मेंटेन किया गया है। आपके शरीर में 2 अंग क्यों होते हैं? तो शरीर में 2 अंग होने का भी बहुत बड़ा रीजन है। 2 अंग शरीर में इसलिए होते हैं कि बाय दफे कभी भी आपका एक अंग में कोई खराबी आ जाए, एक अंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो नहीं ठीक हो सकती, या कोई भी दिक्कत ऐसी है जो बहुत दिनों तक चलने वाली है, तो दूसरे अंग से आप अपनी पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हो। एक लंग्स खराब हो, दूसरे लंग्स से आप जी सकते हो। उसमें बहुत ढेर सारी मात्रा में एल्वोलाई पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो लाल, ये जो गुलाबी कलर का होता है लंग्स, ठीक है, लंग्स 2 पाए जाते हैं, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। ठीक है, जो नासिका होता है, ये नाक, नाक में लसलसा पदार्थ होता है नोजल कैविटी में, जिसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस, तो म्यूकस में जो धूल के कण, जैसे हम बाहर टहलते रहते धूल के कण मिलते हैं, कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह, वो सभी जाकर के उसी में चिपक जाते हैं। किसमें? म्यूकस में। तो शरीर के लंग्स में नहीं जा पाते। नहीं, अगर वो लंग्स में चले जाएं भैया तो पूरे लंग्स को इन्फेक्टेड कर देंगे, पूरे लंग्स को खराब कर देंगे अगर वो एक बार लंग्स में पहुंच गए तो, है ना। तो इसलिए वो लंग्स को नहीं खराब कर पाते क्योंकि यहीं पर वो चिपक जाते हैं, म्यूकस निकलता रहता है। ठीक है, धूल उल सब चीजों को जाने से रोकता है। और इसी जगह पर होता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, स्वरकंठ, स्वरकंठ क्या होता है? स्वर तंत्र वह भाग होता है जो ग्रसिका से श्वास नली को जोड़ता है, उसे स्वर तंत्र कहते हैं। ठीक है, ग्रसिका मतलब ये जो इसके पीछे जो नली चली गई खाना वाली, और जो श्वास नली आपस में जिसको जोड़ता है वो होता है स्वर तंत्र। जैसे हाथ लगाओ यहाँ पे, बोलो बायो अमन, बायोलॉजी बाई बायो अमन, बोलो बोलो बोलो, बायोलॉजी बाई बायो अमन, बोलो फिर से बोलो, बायोलॉजी बाई बायो अमन। तो ये है स्वर तंत्र, यहीं पर, यहीं से श्वास नाल और ग्रास नाल अलग होता है। अलग कौन करता है? एपिग्लॉटिस अलग करता है। ठीक है, बाय दफे एपिग्लॉटिस आपका सो रहा है ना, वो दिमाग से कंट्रोल होता है। आपका दिमाग कहीं और खोया है कि यार आज सुबह से बात नहीं हुई, फोन किया तो बिजी जा रहा था, लगता है कहीं बिजी है, लगता है कोई दूसरा है, ऐसे सोच रहे थे, खाना भी खा रहे थे, तो आपका एपिग्लॉटिस भी बिजी था, वो भी कहीं दूसरा वो सोच रहा था, उसको कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। खाना गया, खाना चला गया श्वास नाल में, श्वास नाल में गया, आपको हिचकी आने लगी, खांसी आने लगी। जब तक खांसी आएगी, जब तक श्वास नाल से खाने का टुकड़ा बाहर निकल नहीं जाएगा। खांस खांस के श्वास नाल से शरीर खाने का टुकड़ा बाहर निकलेगा, फिर हो जाएगा ग्रास नाल में, जिसमें जाना है उसी में जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हम दिमाग ऐसा खोया रहता है तो वही खाना श्वास नाल में चला जाता है, हो जाती है फिर दिक्कत। तो ये था मानव श्वसन तंत्र के बारे में, यही से पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे ही बनाने को कभी दे दिया जाता है। श्वसन के बारे में पूछ लेता है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन क्या होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये फास्टैग रिवीजन मतलब आपका एक वन शॉट वीडियो है, तो इसमें पूरा डिटेल से एक एक चीज़ें हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर बताने लगे तो ये लेक्चर हो जाएगा 8 घंटे 10 घंटे का। ठीक है, तो इसलिए यदि जो भी लोग जिनके पास अभी टाइम है तो वो फुल वीडियो जा करके देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट है कक्षा 10 जीव विज्ञान, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पर जा करके देख लो। एक एक चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं, वहां पर जा करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। श्वास नाल के बाद हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, पढ़ लेते हैं हृदय के बारे में थोड़ा सा। हार्ट जो होता है, हृदय होता है, वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। देखो ये जो हार्ट होता है ये एक परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलर, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसका भार 310 ग्राम होता है। ठीक है, स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। इसके जो डॉक्टर होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आप देखो ना कि अरे भैया हार्ट में प्रॉब्लम है, पेस मेकर फिट करवाएं, ये करवाएं, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप गए थे। ठीक है, हार्ट पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरित करता है, बस पंप करता है। हार्ट का काम होता है पंप करना, स्वच्छ करना नहीं, रक्त को स्वच्छ करना, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, वो काम है किडनी का। किडनी नीचे, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। हार्ट एक पाया जाता है किधर, थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे हल्का सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। इसीलिए लेफ्ट लंग्स हमारा थोड़ा सा छोटा होता है राइट लंग्स की अपेक्षा। ये लंग्स बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, क्योंकि इधर ही थोड़ा सा हल्का सा झुका होकर के हार्ट इसी के नीचे दबा रहता है। ठीक है, देखो मनुष्य का जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 mmHg से 80 mmHg रहता है ना। ब्लड प्रेशर 120 mmHg ये नापने की यूनिट होती है, 80 mmHg। जब हार्ट ब्लड को फ्लो करता है, शरीर मतलब हार्ट शरीर मतलब शरीर में ब्लड को फ्लो करता है, पंप तो 120 की स्पीड से पूरे शरीर में खून दौड़ जाता है। अब फिर जब उस खून को वापस आता है तो किस में आता है, 80 की स्पीड में चला आता है। तो हमें पता है शुद्ध रुधिर बहता है धमनी में, आर्टरी में, और अशुद्ध रुधिर बहता है सीरा में। हमें पता है ना कि शुद्ध रुधिर किस में बहता है, वो बहता है धमनी में, आर्टरी में, और जो अशुद्ध रुधिर बहता है किस में बहता है, तो वो बहता है सीरा में, वेन्स में। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो उसको बोलते हैं महाधमनी। और सबसे बड़ी सीरा कौन सी है, तो वो है महासीरा। तो हम लोग देखते हैं ये है हमारे पास, समझ लेते हैं लंग्स है ना, मान लो ये लंग्स है। ठीक है, यहीं पर हमारा खून सप्लाई हो रहा है, मतलब खून में ऑक्सीजन आ रही है। रक्त में हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन बैठ के आती जाती है। फिर हम देखते हैं ये सेट कर दिए हम अपना हृदय, हार्ट के 4 चेम्बर बोला मैंने, हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। ठीक है, ऊपर वाले भाग होते हैं अलिंद, नीचे वाले भाग होते हैं निलय। ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले भाग अलिंद, नीचे वाले निलय। ठीक है, तो अगर इधर वाला हम लोग लेंगे तो ये राइट होगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर वाले लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो समझो, इधर वाला राइट हुआ, इधर वाला लेफ्ट हुआ। क्या हुआ, इस साइड वाला आपका राइट हुआ,
क्या हुआ, राइट हुआ, इधर वाला लेफ्ट हुआ। तो ये हमने देखा, ये वाला क्या हुआ, राइट, लेफ्ट मतलब बायां अलिंद हुआ ये, और ये कौन सा वो हुआ, बायां निलय। ठीक है, ये कौन सा हुआ, तो ये दायां अलिंद हुआ और दायां निलय हुआ। ठीक है, अब एक ट्यूब के माध्यम से, एक ट्यूब, रक्त आया, स्वच्छ रक्त, कौन सा, स्वच्छ, स्वच्छ रक्त को हम लोग बोलते हैं शुद्ध रुधिर। ठीक है, देखो शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर क्या होता है, यहां पर देख लो। शुद्ध रुधिर को बोलते हैं ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, जिसमें O2 प्रेजेंस रहती है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर को बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रहता है। तो हमारे हार्ट में आया शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से, लंग्स से। लंग्स से हार्ट में जब शुद्ध रुधिर आया, ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रुधिर, है ना, तो हमको पता है शुद्ध रुधिर किसमें बहता है, धमनी में, किसमें, धमनी में। लेकिन यहां पर फुफ्फुसी शिरा, ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन सी, फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रुधिर को लेकर के आई कहां पर, बायां अलिंद में। शुद्ध रुधिर को कहां लाई, बायां अलिंद में। कौन, फुफ्फुसी शिरा। लाना किसको चाहिए, धमनी को, लेकिन ये अपवाद है। फुफ्फुसी शिरा बायां अलिंद में फेंकी ब्लड को। ठीक है, फिर यहां से ब्लड सीधे नीचे गया अलिंद में, वेंट्रिकल, वो सॉरी निलय में। जब निलय में गया तो यहां पर एक वायर थी, और उस वायर के द्वारा ये महाधमनी में होते हुए यही ब्लड आपका पूरे शरीर में फैल गया। क्या हो गया, यही ब्लड आपका पूरे शरीर में फैल गया, किसके द्वारा, धमनी के द्वारा। और ये शरीर में समझते, ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन की सप्लाई कर आया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन की सप्लाई किया तो अब ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड, अब ये खराब हो गया ब्लड, है ना। अब इस पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कोशिका के पास गया, खटखटाया, बोला है कुछ चाहिए, बोला हाँ ऑक्सीजन चाहिए, देना, 5 डिब्बा ऑक्सीजन दे दिया। बोला कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, कूड़ा है क्या, जैसे कूड़ा वाला आता है पूछता है भैया कूड़ा है क्या आपके घर में, आपने बोला है, उठा के फेंक दिया। तो इसी तरह कोशिका के पास भी ब्लड गया, रक्त में ही सारा कुछ होता है, खाना पीना सब कुछ रक्त में ही। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास है, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लाद दिया, पहुंचा कोशिका को दे आया, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लद लिया। अब यहां पे लदा तो खून हो गया खराब। ठीक है, खराब मतलब वो खराब नहीं कि एकदम से खराब हो गया, भगा दो उसको। ठीक है, खराब मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, तो अब उसको शरीर से बाहर निकालना होगा। तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अब आती हैं शिराएं, वेन्स। ये यहाँ पे शिराएं जुड़ी हैं। अब ये शिराएं घुमा करके कहाँ पहुंचाई, खून को, महाशिरा, महाशिरा में सीधे डाल दी, ये खून पहुंच गया दायां अलिंद में। तो ये कैसा खून है, तो ये अशुद्ध खून है, अशुद्ध रुधिर है। कैसा है, अशुद्ध रुधिर है। फिर अशुद्ध रुधिर ऊपर से नीचे गिरेगा कहाँ पे, दायां निलय में। ये दोनों एक कम सेकंडों में होती हैं। ठीक है, फिर दायां अलिंद से फिर एक नली होती है, जिस नली को बोलते हैं फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी, हम लोग देखते हैं कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन हमारे शरीर में एक फुफ्फुसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। फिर इसी तरीके से अशुद्ध रुधिर पहुंचता है लंग्स में, फिर वो प्यूरिफाई होता है, फिर उसमें ऑक्सीजन आता है, फिर ऐसे करके ऐसे पूरा साइकिल शरीर में चलता रहता है और हमारे शरीर में रक्त पहुंचता रहता है। ये है आपका श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र में ब्लड। अगर ब्लड की बात की जाए, ब्लड के 2 भाग होते हैं। पहला हुआ ब्लड प्लाज्मा, 70 से 80% भाग। फिर ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये ब्लड के भाग हुए। किसके भाग, तो ब्लड के भाग हुए। तो मिटा दें इसको, बताइए। लिखना चाहें तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये इमेज बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है ये।
ठीक है, कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है ये। अब फिर मुझसे मत कहना कि भैया आपने नहीं बनवाया, इसलिए देखो मैं अभी से बोले दे रहा हूं, जिसको जिसको बनाना है चुपचाप बना ले, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको माइक को बदला, क्यों, क्योंकि उस माइक में आवाज नहीं आ रही, मतलब बहुत धीरे आ रही थी ना। जब हमें भैया पता चला कि आवाज धीरे, हम लगा बिल्कुल इसको बदल ही देते, नहीं तो हो ही जाई दिक्कत, है ना। क्योंकि आवाज अगर धीरे आई, सही से देखोगे नहीं, सही देखोगे नहीं तो तुम लोग को सही समझ नहीं आएगा। पूरी आवाज जानी चाहिए एक एक। अगर हम ऐसे सांस भी ले रहे हैं, नाक से सांस आ रही जा रही, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में ये भाई कमेंट करके बताना ये क्लास बोरिंग तो नहीं लगी। अगर बोरिंग लगी हो तो बता देना। उत्सर्जन तंत्र के बारे में यदि देखते हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मनुष्य में एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में वृक्क पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, किडनी दो होती हैं, ठीक है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ये होता है यूरेनरी ब्लेडर, फिर ये होगा यूरेथ्रा, ठीक है। यहां पे मूत्र इकट्ठा होता है किडनी से, जो छन के आता है। किडनी की जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी, जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। किडनी करता क्या है, किडनी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उन जो ब्लड के माध्यम में होते हैं उनको वो बाहर निकालता है, ठीक है। किडनी गहरे लाल रंग का वृक्क वो होता है, ठीक है। ये एक संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। मनुष्य में किडनी, यूरेटर, यूरेनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, ये किडनी हुआ, ये हुआ यूरेटर, ठीक है। किडनी, ये हुआ यूरेटर, फिर यूरेनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा। चार चीजें याद कर लो। किडनी के अंदर यदि देखा जाए तो एक होता है रीनल, इसको जो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है रीनल कैप्सूल, इसके अंदर का जो भाग है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसके बाद यदि अंदर जाओगे, ठीक है, इसके बाद इसको बोलते हैं मेडुला, कॉर्टेक्स, मेडुला, फिर रीनल, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। किडनी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इस वाले भाग को बोलते हैं, यहां पे वेन्स आती हैं, ब्लड वेन्स, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल, मतलब वोमुन संपुट, ठीक है। फिर यहां से ये नीचे जाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, मेन डक्ट है ना, जहां से मूत्र इकट्ठा होता है। यहां पे और किडनी जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको यहां पे ये वाला भाग को बोलते हैं हेनले लूप, ठीक है। यहां पे जल का अवशोषण भी होता है। फिर यहां पर वेन्स होती, यही वेन्स लटकी होती हैं, खराब पदार्थ को निकालती डालती रहती हैं, ठीक है। फिर यहां पर कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहां पे यूरिन इकट्ठा होता रहता है। फिर यही कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर के यूरेटर से जुड़ जाती है, किससे, यूरेटर से। यूरिन को कहाँ फुल करती हैं, इसमें फुल करती हैं। जब ये धीरे धीरे फुल होने लगता है सिग्नल भेजता है कि भैया चलो, अब कहाँ चलो, चलो मेरे बाथरूम की तरफ, है ना, यूरेटस। फिर वो यूरेटस फिर आगे जुड़ा होता है यूरेथ्रा से, शरीर से बाहर निकल जाता है।
क्या होता है, शरीर से वो बाहर निकल जाता है। तो ये सीन होता है भैया किसका, किडनी का। ठीक है, तो शरीर उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ आपको बता दें, जब लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उसका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस की जो क्रिया होती है वो एक समझ लो आर्टिफिशियल किडनी होती है हॉस्पिटल में, जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है। किसके द्वारा होता है, डायलिसिस के द्वारा। और ये बहुत मतलब एक पेनफुल प्रोसेस होता है डायलिसिस, और काफ़ी अभी तो कॉस्टली भी पड़ता है। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है, इसके अंदर क्या भरता है, वो भरता है यूरिन, मूत्र, है ना। मूत्र गहरे पीला रंग का पदार्थ होता है ना। ये एक पारदर्शी, है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। ये एसिडिक होता है। अगर इसका पीएच पूछा जाए 5.5 होता है। यूरिन कैसा होता है, तो मेरे भैया यूरिन होता है एसिडिक, है ना। मूत्र में एक यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है। मूत्र का रंग अगर पूछा जाए पीला क्यों होता है, क्योंकि मूत्र में पाया जाता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नामक वर्णक के द्वारा ही मूत्र कैसा होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, मूत्र को ज्यादा देर तक रोकने से यह अमोनिया गैस की तरह गंध देने लगता है, क्योंकि इसमें यूरिया बैक्टीरिया यूरिया को अपघटन करके अमोनिया में बदल देता है ना। जो मूत्र में रोग होते हैं, मूत्र में यदि पस आने लगे तो उसको बोलते हैं पाईयूरिया। मूत्र में अगर पस आने लगे तो बोलते हैं पाईयूरिया। और मूत्र के साथ यदि पित्त लवण आने लगे तो उसको बोलते हैं पीलिया। कौन से लवण, पित्त लवण। यदि यूरिन के साथ, मूत्र के साथ पित्त लवण आने लगे तो उसको हमने बोला कि हो गया है भैया इसको पीलिया। क्या हो गया पीलिया। और अगर पस आने लगे तो उसको बोलते पाईयूरिया। एक चीज और, यहां पे मैं एक दिन देख रहा था, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया 3 होती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सबसे पहला होता है क्या, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, TRATION, फिल्ट्रेशन। सेकंड है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में कि वर्णात्मक पुनः अवशोषण। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। फिर तीसरा आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों क्रियाएं कहां पर होती हैं, तो ये होती हैं नेफ्रॉन में। कहां पर, नेफ्रॉन में। ठीक है, नलिकी श्रावण, जो नलिका में जो श्रावण होता है वो होता है इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन में, नलिकी श्रावण में। ठीक है, किडनी समझ में आया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रक्रिया होती है। पहले में छनन होता है। ठीक है, ये नलिका मोटी होती है, ये वाली हल्का सा पतली होती है। प्रेशर लगता है, छन जाता है, वोमेन संपुट यहाँ पे होता है, सीधे नीचे आता है। फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, चीजों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ट्यूब में उसको सिक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका किडनी, वृक्क, गुर्दे, है ना। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूछी गई, क्योंकि यहाँ पे मैं जब आप बुक पढ़ रहा था तो वहाँ पे क्वेश्चन देखा था, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, तीनों के नाम पूछा था बस। तो मैं कहा बता ही देता हूँ भैया, नहीं तो कहाँ यहाँ वहाँ घूमोगे, है ना। मिट गया यार, बहुत दिक्कत होती इसको मिटाने में, तो हालत खराब है ना। पादपों में परिवहन कैसे होता है, पादपों में यदि परिवहन देखा जाए, पादपों में यदि गति देखा जाए तो पादप में 2 ऊतक होते हैं, इन्हीं को पढ़ना होता है। जाइलम ऊतक और दूसरे फ्लोएम ऊतक। ठीक है, जाइलम ऊतक क्या करते हैं, वो जल का परिवहन करते हैं।
ठीक है। फ्लोएम ऊतक किसका परिवहन करते हैं? भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है। जाइलम ऊतक को चलने के लिए किसी भी प्रकार की एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रेशर से चलते हैं ना, ये दाब के द्वारा परिवहन होता है। लेकिन भोजन का परिवहन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसके लिए? भोजन के परिवहन के लिए। जो फ्लोएम ऊतक है उसमें भोजन के परिवहन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जैसे एक पेड़ यहाँ पर एक ये पत्ती है ना, ये पत्ती है, ऐसे करके ढेर सारी पत्तियां हैं, मतलब अच्छा पेड़ है। ठीक है। तो इन पत्तियों से भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान में, जल एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे पहुंचता है? तो ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है। इन्हीं के द्वारा ही जल यहां से वहां परिवहन होता रहता है। एक बार मैं आपको बताऊं, हमारा 12th का इंटरव्यू हो रहा था, मतलब वो इंटरव्यू नहीं, 12th में जो होता है ना प्रोजेक्ट का वाइबा हो रहा था। तो वाइबा में मुझसे पूछा गया, मुझसे बाद में पूछा गया, मेरा एक दोस्त था वो पहले खड़ा था, मैं नीचे बैठा था, तो वो जो टीचर ले रहे थे वो कम सुनाई दे रहा था। 12th में था तो भाई ऐसे ही, तो मुझे ये दोनों ऊतक के नाम पते थे, तो वो उन्होंने पूछ लिया उसी दोस्त से, वो पढ़ने में बिल्कुल से गदहा था, है ना, गोबर था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो वीडियो देखे तो मेरे को बोले कि यार तू तो मेरी खुलेआम बेइज्जती कर दिया। इस समय वो जर्नलिस्ट है ना, मेरे ऊपर वो कुछ लिख भी सकता है है ना। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो लड़का, उनसे पूछा गया कि बताओ पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, तो यार वो तो पता ही नहीं, तो खड़ा था चुपचाप, मैं नीचे बैठा था, मैं कहा बोल जाइलम ऊतक, तो फिर वो बोला जाइलम ऊतक, ऐसे बोला, तो टीचर जो थे वो खुश हो गए, बोले अबे तुम्हें याद है, हाँ किसके द्वारा होता है? फिर अब उसे पता होगा जाइलम ऊतक, बोले जाइलम ऊतक। फिर उससे पूछे, बोले बताओ भोजन का परिवहन किससे द्वारा होता है? वो नीचे को लिख रहे थे, फिर मैं नीचे से बोल दे, बोला बोल फ्लोएम ऊतक, बोल दे फ्लोएम ऊतक, तो बोले अरे वाह तुम तो पढ़ने लगे हैं। फिर उसको पूरे में पूरे नंबर दिए थे वो, है ना। फिर मुझसे कुछ पूछे तो मैं लास्ट का क्वेश्चन नहीं बता पाया था, जबकि वो पूरा बता दिया। मुझे लगा यार मुझसे ही पूछ लेते, ऐसे वाला तो मैं ही बता देता है ना। अक्सर क्या होता है कि जब कोई कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा होता है, वो क्वेश्चन का जवाब हमें पता होता है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब हम नहीं बता पाते उसी क्वेश्चन को, है ना। अंदर से वो एक डर होता है कहीं ना कहीं, ये एजुकेशन सिस्टम में हमारे एक माहौल में इस चीज की कमी है कि सही से बोल ना पाना, अपनी बातों को सही तरीके से रख ना पाना। एजुकेशन सिस्टम में एक चीज का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तगड़ी है, तब तो फिर बहुत ही अच्छा है। और अगर स्किल्स तगड़ी नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि आज के एजुकेशन सिस्टम में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, उसकी नीड है। कि अच्छा कभी आप सोचे हो कि आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़ने के बाद क्या करोगे? ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास 10 पढ़ रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? ये कहाँ काम आने वाला है? ऐसे चैप्टर हैं, जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं, ये सभी चैप्टर्स आपके कहाँ काम आने वाले हैं? कभी सोचे हो? सोचे तो हो गए ही। क्योंकि आज का जमाना इंटरनेट की वजह से बहुत तेजी से बदल गया है, और इस बदलते हुए जमाने में आपको भी बदलना पड़ेगा, और अगर नहीं बदलोगे ना पीछे चले जाओगे। तो आज की डेट में नीड है स्किल्स को सीखने की। किसको? स्किल्स को सीखने की। आप कोई स्किल सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वीडियो एडिटिंग, ढेर सारी स्किल्स है, उसी स्किल्स को सीखिए, क्योंकि यही अब फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर के साथ ही हमें चलना होगा, जो फ्यूचर है वही करना होगा, वे आज से वही करने लगे, तो स्किल्स को भी सीखना पड़ेगा। और अपने विचारों को ना थोड़ा सा बड़ा कीजिए। आप जो डिमोटिवेट, उदास, हताश हो जाते हैं ना, कभी आप देखें कि आपके अंदर दो चीजें होती हैं, उन्हीं से आप लड़ते रहते हैं, है ना।
जैसे आप किसी को पीटने जा रहे हैं, सबसे पहले सोचेंगे अरे यार नहीं पीटते हैं, दूसरा मन बोलेगा अरे नहीं इसको पीटते नहीं तो फिर ये कल खुराफात करेगा। कोई बोलेगा नहीं पीटते हैं, फिर वो पीटते हैं, पीट नहीं पीटते, वो पीटा है तुम। तो जो चीजें तुम पर हावी हो जाती हैं, है ना, तुम बोल रहे थे नहीं पीटते हैं और दूसरी बात तुमने बोला पीटते हैं, तो पीटते हैं वाला तुम्हारे में हावी हो गया, तुमने उसको पीट दिया। तो हमें ध्यान ये करना होता है कि जो हमारे पास जो निगेटिव थॉट्स हैं उन पर हम हावी ना हो, क्योंकि हम आसपास हमारा जो इन्वायरमेंट है वो निगेटिव है। लोग भी हमें निगेटिव थॉट्स में उलझाए रहते हैं, निगेटिव न्यूज़ हमें देते रहते हैं, तो हम लोग निगेटिव होते रहते हैं। तो हम ऐसा एक माहौल क्रिएट करें जिसमें हमें निगेटिविटी से हम बहुत दूर रहें। तो एक मन आएगा यार चलो पीटते हैं, दूसरा बोला अबे नहीं पीटते हैं, तुमने पहले वाले को नहीं बोला, दूसरे वाले को मान लिया नहीं पीटते हैं, तुमने चले गए अपने काम में, है ना। क्योंकि जैसी आपकी क्रिया होगी, जैसा आपका एक्शन होगा, ठीक उसका विपरीत आपके रिएक्शन होगा। ठीक है, यदि आप किसी को एक तमाचा मारे हो तो वो प्रकृति के अंदर वो जाया नहीं जाएगा, वो एक तमाचा या दो तमाचा घूम के तुम्हारे पास जरूर से जरूर आएगा। इसीलिए कहते हैं ना भला करो, ठीक है, किसी के बारे में गलत मत सोचो। कहते हैं ना कि जब किसी के लिए आप गड्ढा खोदते हो तो उसी गड्ढे में आप खुद गिर जाते हो, है ना। तो इसलिए अच्छे विचारों के साथ अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हमेशा अपने इंटेंशन, हमेशा कुछ भी करने का भाव आपके अंदर अलग होना चाहिए। ठीक है, आपके इंटेंशंस खराब नहीं होने चाहिए, भाव गलत खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, और आज की क्लास यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारे और वीडियोस आप जाकर के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।